नमस्कार मित्रों, स्वागत है। बने रहिए बनारसी अंचल के साथ नए प्रैक्टिस पेपर में। और सारे प्रश्न कहीं न कहीं यूजीसी नेट इत्यादि प्रश्न पत्रों में आए हुए हैं। पहला प्रश्न, सूची 1 में दिए गए राजस्व शब्द को सूची 2 में दिए गए उनके आधुनिक अर्थ के साथ सुमेल कीजिए। तो पहला है अखल। तो अखल किससे होगा? सुमेल कीजिए मित्रों। अखल है बंजर भूमि, बुध और नाबुद, कृषित और अकृषित भूमि, इदरारात, कर मुक्त भूमि, अनुदानों से भिन्न, वजीफा, इमलाक, राजा से प्राप्त अनुदान द्वारा धारित कर मुक्त भूमि। तो सही उत्तर सी। इस ऑप्शन में देख लीजिए सही सुमेल जो है। क्वेश्चन सेकंड, बादशाह शाहजहां और गुरु गोविंद सिंह के बीच संघर्ष आखेट के मुद्दे पर था, जिसके कारण एक के बाद एक सैन्य संघर्ष हुए। सिख सेना का नेतृत्व किस पठान ने किया? तो बादशाह शाहजहां और गुरु गोविंद सिंह के बीच संघर्ष आखेट के मुद्दे पर था, जिसके कारण एक के बाद एक संघर्ष हुए और सिख सेना का नेतृत्व जिस पठान ने किया, पाइंदा खान। एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। शाहजहां और गुरु गोविंद सिंह के बीच संघर्ष आखेट के मुद्दे पर था, जिससे उनके बीच में संघर्ष हुआ। सिख सेना का नेतृत्व पाइंदा खान नामक पठान ने किया। गुरु गोविंद ने व्यास नदी के तट पर श्री गोविंदपुर नामक एक शहर बनाने की योजना बनाई। इसका निर्माण मुगलों के हित में नहीं था, जो सिख और मुगलों के बीच विवाद का प्रमुख कारण था। क्वेश्चन 3, किसके काल में अष्टप्रधान मंडल में पंत प्रतिनिधि और हुकूमत पन्ना नामक 2 नए पद जोड़े गए थे? छत्रपति शिवाजी, छत्रपति राजाराम, पेशवा बालाजी विश्वनाथ, पेशवा बाजीराव प्रथम। तो जिसके काल में अष्टप्रधान मंडल में पंत प्रतिनिधि और हुकूमत पन्ना नामक 2 नए पद जोड़े गए थे, वह है आपका छत्रपति राजा राम। विशेष में देख लीजिए जो एक्सप्लेनेशन है। शिवाजी के शासन का वास्तविक संचालन कौन करता था? अष्टप्रधान नामक 8 मंत्री करते थे। और प्रत्येक राजा, प्रत्येक मंत्री मित्रों राजा के प्रति उत्तरदायी था, और जिनका एक ही कार्य था राजा को परामर्श देना। और जो इनके सचिव थे वो राजा के सचिव के रूप में ये कार्य करते थे। शिवाजी के पुत्र राजाराम ने इस अष्टप्रधान मंडल में पंत प्रतिनिधि और हुकूमत पन्ना नामक 2 नए पद जोड़े थे। राजाराम ने मराठों सरदारों को अपनी सेना रखने तथा अपने क्षेत्र में स्वतंत्रता पूर्वक कार्य करने की छूट दी। अब ये कह सकते हैं मित्रों कि कौन सा यहाँ पे शासक था जिसने मराठा सरदारों को अपनी सेना रखने और अपने क्षेत्र में स्वतंत्रता पूर्वक कार्य करने की छूट दी? तो वो है आपका छत्रपति राजा राम। राजा राम ने मराठों को जागीरें प्रदान की, जिसके परिणाम स्वरूप मराठा सरदारों की स्वायत्तता का और अंततः मराठा मंडल या राज्य संघ का उदय हुआ। तो अगर कभी राजा राम के लिए प्रश्न है तो ये उत्तर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 4, अकबर के दरबार में निम्नलिखित चित्रकारों में से कौन कहार का पुत्र था? दसवंत, मीर सैयद अली, शरवन, बशावन। तो अकबर के दरबार में जो कहार का पुत्र था वो है दसवंत। कुछ विशेष में देख लीजिए। अकबर के शासन का प्रभाव देश की कला और संस्कृति पर भी पड़ा। अनेक हिंदू दरबारी, सैन्य अधिकारी व सामंत थे, और अकबर के साम्राज्य को चलाने के लिए 9 अति गुणवान दरबारी थे, जिन्हें नवरत्न कहा जाता है। शिवाजी में
अष्टप्रधान, अकबर में नवरत्न, जिसमें टोडरमल, अबुल फजल इतिहासकार, तानसेन गायक, बीरबल, मानसिंह, अबू समद, फैजी व दसवंत प्रमुख थे। दसवंत क्या था? चित्रकार कहार का पुत्र। क्वेश्चन 5, चित्रकला का कांगड़ा शैली के मुख्य विषय थे कृष्ण राधा, शिव पार्वती, नायिका भेद, संयोग और वियोग। तो अपना अनुमान लगाइए मित्रों। तो चित्रकला का कांगड़ा शैली के मुख्य विषय थे आपके कृष्ण राधा, शिव पार्वती, नायिका भेद, संयोग और वियोग। तो ये चारों थे। कांगड़ा शैली कैसी शैली है मित्रों? पहाड़ी शैली है, और ये कब से कब तक के बीच में रही या प्रचलित हुई? 17वीं और 9वीं शताब्दी के मध्य राजपूतों के शासकों के मध्य ये संरक्षण प्राप्त हुआ। और इसमें एक बात ये भी कह सकते हैं कि यद्यपि चित्रकला का उद्भव मुगल चित्रकला के से ही हुआ है, लेकिन इसमें इसके चित्रों में भगवान कृष्ण के जीवन से संबंधित घटनाओं और भक्ति से संबंधित अन्य विषयों और दृश्यों को चित्रित किया गया है। पहाड़ी शैली में चित्रित नल दमयंती की कथा महाभारत पर आधारित है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेल करना है। देख लीजिए, कलाकार और प्राप्त उपाधि। अब्दुल समद किससे होगा? कौन सी उपाधि मिली थी? सीरीन कलम। अबुल हसन नादिर उल जमा, कश्मीर का मोहम्मद हुसैन जरीन कलम, उस्ताद मंसूर नादिर उल असर। सही उत्तर डी। क्वेश्चन 7, निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक तुगलक कालीन ढलवादार दीवार तकनीक के प्रयोग का अंतिम उदाहरण है? हसन खां का मकबरा, ईशा खां का मकबरा, आदम खां का मकबरा, शेरशाह का मकबरा। तो जो स्मारक तुगलक कालीन ढलवादार दीवार तकनीक के प्रयोग का अंतिम उदाहरण है वो है आपका ईशा खां का मकबरा। तुगलकों के स्थापत्य में समकालीन राजनीतिक अस्थिरता और आर्थिक समस्याओं की झलक मिलती है। तुगलक कालीन प्रमुख मकबरा गयासुद्दीन का मकबरा तुगलकाबाद, फिरोज शाह द्वारा निर्मित इमारतों में हौज खास के निकट मदरसे तथा फिरोज शाह कोटला का नगर और किला प्रसिद्ध हैं। तुगलक कालीन स्थापत्य शैली की महत्वपूर्ण विशेषता ढलवा दीवारें, सलामी पद्धति। याद रखिएगा मित्रों, तुगलक कालीन स्थापत्य शैली की महत्वपूर्ण विशेषता ढलवा दीवारें, सलामी पद्धति है, जिसका अंतिम उदाहरण ईशा खां का मकबरा है। जबकि तुगलक कालीन खाने जहां तेलंगानी मकबरा दिल्ली में निर्मित प्रथम अष्टभुजाकार मकबरा है। कौन सा मकबरा अष्टभुजाकार पहला मकबरा है? तो तुगलक कालीन खाने जहां तेलंगानी मकबरा। कहाँ पे है मित्रों? दिल्ली में। क्वेश्चन 8 कथन और कारण का प्रश्न है, देख लीजिए। कथन ए, मनुकी कहता है सूरत में पुत्रारोहण के लिए पहुंचने पर आप प्रचुर मात्रा में धन पाते हैं, क्योंकि भारत के अमीरों का प्रमुख व्यापार फिरंगी देशों फ्रांस, इंग्लैंड और यहाँ तक कि इटली के लिए सट्टेबाजी पर अपना धन लगाना था। सही गलत अनुमान लगाइए। ये गलत। कारण आर, यद्यपि अमीरों द्वारा व्यापार देश में कुल व्यापार का एक अंश मात्र था, इसका अर्थ कृषि से निकाले गए संसाधनों के एक हिस्से के घरेलू और विदेशी व्यापार में विपतित करना था। सही गलत सही। तो जब एक कथन आपका गलत हो और एक कथन सही,
तो व्याख्या की कोई आवश्यकता नहीं। सही उत्तर डी, ए गलत, आर सही। क्वेश्चन 9, अलीवल खां निम्नलिखित भवनों में से किसका वास्तुकार था? देख लीजिए, हसन खां, शूर का मकबरा, शेरशाह का मकबरा, आदम खां का मकबरा, हुमायूं का मकबरा। तो अलीवल खान भवनों में जिसका वास्तुकार था वह है हसन खां शूर का मकबरा और शेरशाह का मकबरा। विशेष में हसन खां शेरशाह का पिता व शेरशाह का मकबरा सासाराम बिहार वास्तुकार अलीवल खान द्वारा बनाया गया। शेरशाह का मकबरा मित्रों पता है, एक तालाब के बीचों बीच बनी एक सुंदर इमारत है। जबकि हुमायूं के मकबरे का वास्तुकार कौन था? मीराग मिर्जा गयास। क्वेश्चन 10, जब राजस्थान की एक रियासत के चारण अपने राजा के द्वारा स्वयं पर अत्याचार के बारे में मुगल बादशाह से शिकायत करने गए तो बादशाह ने यह कहकर कि वह मोटा राजा है और उनकी शिकायत की अनदेखी कर दी। राजा, उसकी रियासत और मुगल बादशाह जिसने उसे मोटा राजा कहा कि निम्नलिखित में से पहचान कीजिए। ए, जोधपुर का राजा उदय सिंह और बादशाह अकबर। बी, आमेर का मिर्जा राजा जयसिंह और बादशाह जहांगीर। सी, बीकानेर का राजा जयसिंह और बादशाह अकबर। डी, मेवाड़ का राणा राज सिंह और बादशाह औरंगजेब। तो यह कथन संबंधित है जोधपुर का राजा उदय सिंह और बादशाह अकबर। क्वेश्चन 11, मध्यकालीन भारत में विभिन्न मतों के लोगों के बीच पारस्परिक सांस्कृतिक आदान प्रदान होता था। मुगल शासक और अमीर एक ब्राह्मण तपस्वी और वैदिक विचारों के प्रतिपादक जदरूप गोसाई के साथ चर्चा किया करते थे। वे उनके वेदांत के ज्ञान से प्रभावित थे जिसे सूफीवाद के समान माना गया था। निम्नलिखित में से कौन जदरूप गोसाई से मिले थे? अकबर, जहांगीर और मिर्जा अजीज कोका, या जहांगीर, शाहजहां और अब्दुल रहीम खाने खाना, अकबर, शाहजादा खुसरो और शाहजादा खुर्रम, या फिर शाहजहां, राजा विट्ठल दास और सूरज सिंह राठौर। तो जो जदरूप गोसाई से मिले थे वो है मित्रों अकबर, जहांगीर और मिर्जा अजीज कोका। क्वेश्चन 12, निम्नलिखित मुगल शासकों जिन्होंने औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात शासन किया को कालक्रमानुसार व्यवस्थित करना है। बहादुर शाह प्रथम, फर्रुखसियर, रफीउद्दर्जात, जहांगीर शाह। तो मुगल शासक जिन्होंने औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात शासन किया उनका सही क्रम क्या होगा? तो देख लीजिए, पहले नंबर पे बहादुर शाह, फिर जहांगीर शाह, फिर क्या होगा? अनुमान लगाइए मित्रों, फिर होगा फर्रुखसियर और लास्ट में रफीउद्दर्जात। सी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 13, भारतीय जहाज़ों में तख्तों को जोड़ने के लिए निम्नलिखित में से किस तकनीक का प्रयोग किया जाता था? कावल, धातु तलछट, गहनी तकनीक, ग्रोव तकनीक। तो भारतीय जहाज़ों में तख्तों को जोड़ने के लिए जिस तकनीक का प्रयोग किया जाता था वो है आपका ग्रोव तकनीक। तो एक नए टाइप का प्रश्न है मित्रों, इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। मार्को पोलो के अनुसार भारतीय जलयानों में तख्तों को आपस में जोड़ने के लिए तो
सबसे पहले तो इसे याद रखेगा, ये कौन बताया था, मार्को पोलो से पता चलता है। जोड़ने के लिए लोहे की कील की जगह नारियल के तुष से बनी एक रस्सी का इस्तेमाल किया जाता था। इस तुष की रस्सी को तब तक कूटा जाता था जब तक वह घोड़े के बाल के समान नहीं हो जाता था। जलयानों के तल को जोड़ने की इस तकनीक को रेबेटिंग अथवा टंग एवं ग्रूव तकनीकी कहा जाता था। तो 3 बातें हैं मित्रों, इस तकनीक को रेबेटिंग अथवा टंग या फिर ग्रूव तकनीक। क्वेश्चन 14, मार्को पोलो के अनुसार भारतीय जहाज़ों में सामान्यतः कितने मस्तूल होते थे, 1, 2, 3 या 5? तो मार्को पोलो के अनुसार भारतीय जहाज़ों में सामान्यतः 1 मस्तूल होते थे। भारतीय जहाज़ों को चलाने के लिए एकल परिवार तकनीकी का प्रयोग किया जाता था और मार्को पोलो ने स्पष्ट लिखा है, भारतीय जलयानों में केवल मस्तूल, पटवार एवं पाल होते थे। क्वेश्चन 15, मार्को पोलो जब यह शिकायत करता है कि भारतीय जहाज़ों में जब माल लादे जाते थे तो उन्हें ढकने के लिए केवल एक आवरण था, तो वह निम्नलिखित में से किसके नहीं होने की शिकायत कर रहा था? नौतल, कीली, गजन ब्रैकेट में चूल, परिचालन चप्पू। तो वह जिसके नहीं होने की शिकायत कर रहा है वह है नौतल। मार्को पोलो इस बात की शिकायत करता है कि जलयान पर माल लादने एवं सुरक्षित रखने के लिए नौतल तकनीक का प्रयोग नहीं किया जाता था, बल्कि इसकी जगह एक आवरण का प्रयोग किया जाता था जो चमड़े का बना होता था। क्वेश्चन 16, मार्को पोलो लोहे की कील नहीं होने की शिकायत करता है। निम्नलिखित 17वीं सदी के किस यात्री ने भी स्क्रू के ग्रूवों को काटने में खराद के प्रयोग की अनुपस्थिति की शिकायत की है? बर्नियर, ट्रेवनियर, थिबनो, मानुकी। तो जिस यात्री ने स्क्रू के ग्रूवों को काटने में खराद के प्रयोग की अनुपस्थिति की शिकायत की है वह है आपका थिबनो। मार्को पोलो की तरह थी बेनोट ने भी आलोचना किया है कि भारतीयों लोहे के कील बनाने के लिए खराद मशीनों के द्वारा ग्रूव तकनीकी की जानकारी नहीं थी, इसलिए भारतीय जलयान यूरोपीय जलयानों की तरह तकनीक रूप से परिष्कृत नहीं थी। क्वेश्चन 17, जेम्स मिल और उनके उपयोगितावाद के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो देख लीजिए, ए, उपयोगितावादी होने के नाते जेम्स मिल संस्कृत और फारसी विद्या के दृढ़ समर्थक थे। बी, जेम्स मिल का मत था कि प्राच्यवेत्ता प्राच्य अधिनायकवाद के क्षय के उन्मूलन में सहायता करने के बजाय इसको जारी रखने के दोषी थे। सी, जेम्स मिल ने हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया को लिखकर भारतीय इतिहास का सांप्रदायिक आधार पर वर्गीकरण किया। डी, मिल ने भारत की सामाजिक आर्थिक समस्याओं के कानूनी समाधानों का प्रयास किया। तो जो कथन सही नहीं है वो है आपका ए, बाकी सारे सही हैं। क्वेश्चन 18, भारतीय इतिहास लेखन की मार्क्सवादी विचारधारा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ए, जहाँ तक राष्ट्रीय आंदोलन के अध्ययन के संबंध हैं, आर पामदत्त और ए आर देसाई ने इस विचारधारा की आधारशिला रखी थी, लेकिन अन्य ने बाद के वर्षों में इसको विकसित किया। बी, वे राष्ट्रीय आंदोलन को एक संरचनात्मक बुजुर्गा आंदोलन के रूप में देखने को प्रवृत्त होते हैं। सी, वे राष्ट्रीय आंदोलन की वर्गीय प्रकृति की व्याख्या उसके संघर्ष के रूपों, उसके रणनीतिक रूप से पीछे हटने और समझौतों के अर्थों में करते हैं। डी, उनका मानना है कि वित्तीय संसाधनों तक पहुंच राष्ट्रीय राजनीति के पथ
और दिशा को प्रभावित करने की सक्षमता को निर्धारित नहीं करती। तो भारतीय इतिहास लेखन की मार्क्सवादी विचारधारा के बारे में जो कथन सही नहीं है वो है डी, बाकी सारे सही हैं। एक बार इसको थोड़ा ध्यान से देख लीजिए मित्रों। मार्क्सवादी विचारधारा सामाजिक वर्ग व आर्थिक व्यवस्था के प्रचलित दर्शन पर आधारित है। मार्क्सवाद ने समाज को शोषक व शोषित दो वर्गों में माना है। इसके अनुसार साधन संपन्न वर्ग द्वारा संसाधनों पर एकाधिकार इसका कारण है, अर्थात राष्ट्रीय राजनीति की दिशा में आम या शोषित वर्ग की उत्पादन के संसाधनों तक पहुंच आवश्यक है। यह आंदोलन की दिशा व पक्ष को प्रभावित करने की क्षमता से जुड़ा है। क्वेश्चन 19, निम्नलिखित राजनीतिक संगठनों को उनकी स्थापना के आधार पर कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है। द मद्रास महाजन सभा, पूना, द पूना सार्वजनिक सभा, द इंडियन एसोसिएशन, द बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन। तो सही उत्तर क्या होगा? पहले द पूना सार्वजनिक सभा, दूसरे नंबर पर आपका द इंडियन एसोसिएशन, तीसरे पे द मद्रास महाजन सभा और चौथे पे द बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन। सही उत्तर सी। और एक बार इसको भी देखते चलिए। पूना सार्वजनिक सभा 1870, एम.जी. रानाडे एवं जी.वी. जोशी। इंडियन एसोसिएशन सुरेंद्र नाथ बनर्जी, आनंद मोहन बोस। द मद्रास महाजन सभा 1884, एम.वी. राघवाचारी, जी. सुब्रमण्यम अय्यर। द बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन 1885, फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयब जी। कौन 1857 के विद्रोह को राष्ट्रीय आंदोलन के स्रोत के रूप में मानता है? पी.सी. जोशी, पी. रॉबर्ट्स, पर्सिवल स्पीयर, सुमित सरकार। तो जो 1857 के विद्रोह को राष्ट्रीय आंदोलन के स्रोत के रूप में मानता है वो है आपका पी.सी. जोशी। पी.सी. जोशी मित्रों ये भारत की कम्युनिस्ट पार्टी के प्रथम सचिव व प्रारंभिक कम्युनिस्टों में से एक थे। तो भारत की कम्युनिस्ट पार्टी के प्रथम सचिव कौन थे? पी.सी. जोशी। 1929 में एम.एन. जोशी के नेतृत्व में मजदूर आंदोलन को एक नई दिशा दी, जिससे अर्थवाद की प्रवृत्ति पनपी। हालांकि उन्होंने यह माना है कि राष्ट्रीय आंदोलन का स्रोत 1857 का विद्रोह है। क्वेश्चन 21, वल्लभाचार्य के अनुयायियों ने 1862-63 में किसके विरुद्ध द महाराज लाइबल केस दायर किया था? करसन दास मूलजी, डॉक्टर भाऊदाजी, धीरज राम, दलपत राम, नर्मदा शंकर, लाल शंकर। तो वल्लभाचार्य के अनुयायियों ने 1862-63 में जिसके विरुद्ध द महाराज लाइबल केस दायर किया था वो है करसन दास मूल जी। और द महाराज लाइबल केस कब का है मित्रों? 1861-62 में। कहाँ चलाया गया? बॉम्बे हाई कोर्ट में चलाया गया। इसे जदुनाथ जी, ब्रजरतन जी महाराज ने यह मुकदमा एक सुधारक व पत्रकार करसन दास मूल जी के विरुद्ध सत्य प्रकाश नामक समाचार पत्र में लेख के आधार पर किया था। क्वेश्चन 22, प्रार्थना समाज के सिद्धांतों के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही नहीं है? तो नहीं पे विशेष ध्यान। यह आस्था कि ईश्वर एक है और उसका कोई रूप नहीं होता। मनुष्य की जातियों के उन्मूलन और विश्व बंधुत्व में विश्वास। हिंदू समाज से एक भिन्न संप्रदाय बनाने में विश्वास।
डी, सामाजिक प्रगति के आधार के रूप में मध्ययुगीन संतों की कृति को अंगीकार करने में विश्वास। तो प्रार्थना समाज के सिद्धांतों के विषय में जो कथन सत्य नहीं है वो है आपका सी, बाकी सारे सही हैं। और ये प्रार्थना समाज कब स्थापना हुई मित्रों? ये स्थापना कब हुई? अनुमान लगाइए। 1867 में। कहाँ पर? बम्बई में। किसकी प्रेरणा से? केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से। संस्थापक आत्माराम पांडुरंग। एकेश्वरवाद में गहरा विश्वास था। कौन सी बातों का विरोध किया? बाल विवाह, पर्दा प्रथा, बहुविवाह, जाति पाति का विरोध। किसको प्रोत्साहन दिया? स्त्री शिक्षा, विधवा विवाह। किसके विरुद्ध आवाज उठाई? हिंदू धर्म में व्याप्त भ्रष्टाचार के विरुद्ध। प्रार्थना समाज के सिद्धांत के विषय के रूप में सामाजिक प्रगति के आधार पर मध्ययुगीन संतों की कृति को अंगीकार करने में विश्वास करते थे। 23 आदिवासी विद्रोह के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो मित्रों देख लीजिए, आदिवासी विद्रोह के संदर्भ में, आदिवासी विद्रोह के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? ए, लॉर्ड लिटन की नस्ल भेदभाव की नीतियों के कारण वासुदेव बलवंत फड़के का सशस्त्र विद्रोह 1876-77 तेजी से भड़का था। बी, राजमहल की पहाड़ियों के संथालों ने 1855 में विद्रोह किया क्योंकि वे राजस्व अधिकारियों के दुर्व्यवहार तथा पुलिस, जमींदारों और साहूकारों के अत्याचार से तंग आ गए थे। सी, असम के अहोम अभिजात वर्ग ने 1828 में विद्रोह किया क्योंकि ब्रिटिश सत्ता ने वर्मा युद्ध के बाद हटने के वायदे पूरे नहीं किए। डी, ओखा मंडल के वाघेराओं ने 1818 से 1819 में विद्रोह किया क्योंकि ब्रिटिश सरकार की सहायता से बड़ौदा के गायकवाड़ शासकों ने बलपूर्वक वसूली की। तो आदिवासी विद्रोह के बारे में जो कथन सही नहीं है वो है आपका ए, बाकी सारे सही हैं। देख लेते हैं, आदि क्रांतिकारी के उपनाम से मशहूर वासुदेव बलवंत फड़के। तो सबसे पहले अच्छा फैक्ट आ रहा है कि आदि क्रांतिकारी के उपनाम से कौन मशहूर था? वासुदेव बलवंत फड़के। किसानों की दयनीय दशा से विचलित थे, वे स्वराज को ही इसका उपाय मानते थे। उन्होंने महाराष्ट्र के कोल, भील आदि जातियों को एकत्र कर रामोशी नाम का क्रांतिकारी संगठन खड़ा किया। तो किसने किया? वासुदेव बलवंत फड़के ने। किनको एकत्र कर? महाराष्ट्र के कोल, भील, अन्य जातियों। अंत में भूमि अनुदान के द्वारा इस विरोध को रोका गया, परंतु तब तक फड़के ब्रिटिश अत्याचार के शिकार हो चुके थे। क्वेश्चन 24, कथन और कारण का प्रश्न। कथन ए, 1892 में तक साम्राज्यिक और प्रांतीय विधान परिषदों के पूर्ण रूपेण मनोनीत निकाय होने के बावजूद उनके पास बजट पर चर्चा और प्रश्न पूछने के संवैधानिक अधिकार थे। सही, गलत? गलत। कारण आर, इल्बर्ट विधेयक से उठा तूफान सर्वाधिक उग्र था, लेकिन किसी भी तरह से गोरों के नस्लवाद की एकमात्र अभिव्यक्ति नहीं था। सही, गलत? सही। तो ए सही है, आर गलत, ऑप्शन डी सही है। 1892 का भारतीय परिषद अधिनियम भारतीय आंदोलन के फलस्वरूप कुछ अधिकार देने के लिए बना था, परंतु इसमें केवल भारतीय विधान परिषदों की शक्तियां, कार्य तथा रचना की ही बात कही गई। इस अधिनियम का सबसे महत्वपूर्ण अंग निर्वाचन पद्धति का आरंभ होना था। किस? 1892 का भारतीय परिषद अधिनियम का
मुख्य महत्वपूर्ण बात निर्वाचन पद्धति का आरंभ होना। इसी प्रकार इल्बर्ट विधेयक से जो तूफान उठा हुआ था उसमें न ही गोरों के नस्लवाद की अभिव्यक्ति थी और न ही आगे आने वाले अधिनियम में कोई रुकावट देता। क्वेश्चन 25, किस अधिनियम के अंतर्गत आईसीएस के लिए प्रथम परीक्षा इलाहाबाद में आयोजित की गई? मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909, 1892 का भारत परिषद अधिनियम, 1919 का रॉलेट अधिनियम, 1919 का भारत सरकार अधिनियम। तो जिस अधिनियम के अंतर्गत आईसीएस के लिए प्रथम परीक्षा इलाहाबाद में आयोजित की गई वो है 1919 का भारत सरकार अधिनियम। यूनाइटेड किंगडम के संसद द्वारा पारित एक विधान जिसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इस अधिनियम के पारित होने के समय मॉन्टेग्यू भारत सचिव और चेम्सफोर्ड वायसराय थे। इसे भारत सरकार अधिनियम 1919 भी कहा जाता है। तो याद रखिएगा मित्रों, भारत सरकार अधिनियम 1919 में आपके भारत सचिव मॉन्टेग्यू और वायसराय चेम्सफोर्ड। इस अधिनियम की मुख्य विशेषता उत्तरदायी शासन की प्रगति। किस अधिनियम? भारत सरकार अधिनियम 1919। भारत सरकार अधिनियम 1919 की अन्य विशेषताएं हैं। पहला, आईसीएस के लिए प्रथम परीक्षा इलाहाबाद में आयोजित की गई। दूसरा, प्रांतों में द्वैत शासन प्रणाली की शुरुआत। तीसरा, लोक सेवा आयोग का गठन। चौथा, केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका की स्थापना। तो ये अधिनियम बहुत महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन 26, भारतीय इतिहास के लेखन के प्रति साम्राज्यवादी दृष्टिकोण के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? साम्राज्यवादी दृष्टिकोण का सर्वप्रथम आविर्भाव वायसराय की आधिकारिक घोषणाओं में हुआ था और वी चिरोल, रॉलेट समिति और वर्नी लोवर्ट द्वारा विश्वासोत्पादक ढंग से प्रस्तुत किया गया। बी, इसका सर्वप्रथम सिद्धांतीकरण 1940 में ब्रूस टी मैक्यूली द्वारा किया गया था। इसके उदार संस्करण को रेजिनाल्ड कूपलैंड और पर्सिवल स्पीयर ने अंगीकार किया। सी, इसके रूढ़िगत संस्करण को अधिक स्पष्ट और अधिक आकर्षक 1968 के बाद जॉन गेलधर और अनिल सील द्वारा बनाया गया। डी, साम्राज्यवादी लेखकों का मानना है कि भारत एक राष्ट्र के निर्माण की प्रक्रिया में है। तो भारतीय इतिहास के लेखन के प्रति साम्राज्यवादी दृष्टिकोण के बारे में जो कथन सही है वो है आपका डी। भारतीय इतिहास के लेखन के प्रति साम्राज्यवादी दृष्टिकोण का मत था कि प्राचीन भारत के लोगों को इतिहास का विशेषतः काल और तिथि क्रम का बोध नहीं था। उन्होंने यह भी कहा कि भारत के लोग स्वेच्छाचारी शासन के आदी रहे हैं और वे आध्यात्मिक और या पारलौकिक समस्याओं में ही डूबे रहे और अलौकिक समस्याओं की चिंता नहीं करते थे। जाति प्रथा या वर्ण व्यवस्था को सामाजिक भेदभाव या भारी कुचक्र माना गया। साम्राज्यवादी लेखकों का मानना था कि भारतवासियों को न तो राष्ट्रीय भावना का एहसास था न किसी प्रकार के स्वशासन का अनुभव। क्वेश्चन 27, भारत में किसान आंदोलनों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो नहीं पे विशेष ध्यान रहेगा। ए, स्वामी सहजानंद सरस्वती ने 1929 में बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किया। बी, कांग्रेस सोशलिस्ट द्वारा 1938 में उत्कल किसान संघ की स्थापना की गई। सी, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी कार्यकर्ता एनजी रंगा ने 1933-34 में आंध्र प्रदेश में अनेक किसान
मार्च आयोजित किए और जमींदारी के उन्मूलन की मांग की। डी 1935 में एनजी रंगा और ईएमएस नंबूद्रिपाद ने मद्रास प्रेसिडेंसी में किसान आंदोलन के प्रसार का प्रयास किया और साउथ इंडियन फेडरेशन ऑफ पीजेंट्स एवं एग्रीकल्चर लेबर का गठन किया। तो जो कथन सही नहीं है वो है आपका बी, बाकी सारे कथन सही हैं। व्याख्या। कांग्रेस समाजवादी दल का एक राजनीतिक दल था। 1934 में कांग्रेस के भीतर समाजवादी विचारों के बढ़ते हुए प्रभाव के कारण आचार्य नरेंद्र देव, जयप्रकाश नारायण और अच्युत पटवर्धन ने कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना की। तो किसने स्थापना की कांग्रेस समाजवादी पार्टी? नरेंद्र देव, जयप्रकाश नारायण, अच्युत पटवर्धन ने। कब की? 1934 में। दूसरा कह सकते हैं इसमें कि बाद में प्रजा सोशलिस्ट और सोशलिस्ट पार्टी ने मिलकर संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी बनाई। अंततः 1965 के वाराणसी अधिवेशन में प्रजा सोशलिस्ट पार्टी से अलग होकर सोशलिस्ट पार्टी बनी। 28 सुमेल करना है सूची 1 को सूची 2 के साथ। नारीवादी और उनकी कृति। तो मेरी wollstonecraft क्या इनकी कृति है? कृति है विंडिफिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वुमेन। ताराबाई शिंदे, स्त्री पुरुष तुलना। पंडिता रमाबाई, द हाई कास्ट हिंदू वुमेन। और मिलीसेंट गैरेट फॉसेट, विमेन सफरेज मूवमेंट। 29 देख लीजिए। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन के स्थान और वर्ष को दिखाता है? बॉम्बे 1883, कलकत्ता 1885, बॉम्बे 1885, कलकत्ता 1885। तो आसान सा प्रश्न है। जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन के स्थान और वर्ष को दिखाता है वो आपका सी, बॉम्बे 1885। इसकी तिथि याद रखिएगा मित्रों, 28 से लेके 31 दिसंबर। और कहाँ हुआ था? बम्बई स्थित गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज। प्रारंभ में इसका क्या नाम था? भारतीय राष्ट्रीय संघ। किसने नाम बदलकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया? दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर यह किया गया। यह सम्मेलन पहले कहाँ होने वाले था? पूना में। लेकिन क्यों बम्बई कर दिया गया? पूना में प्लेग फैलने के कारण। कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया इसमें? 72 प्रतिनिधियों ने। क्योंकि मित्रों अब सीधा सा प्रश्न तो आने से रहा, तो फैक्ट आपको याद होना चाहिए। क्वेश्चन 30, निम्नलिखित प्रबोधनकालीन दार्शनिक में से कौन इस समूह से संबंधित नहीं है? एडमंड बर्ग, डेनिस दिदिरो, एडवर्ड गिबन, डेविड ह्यूम। तो प्रबोधनकालीन दार्शनिक में से इस समूह से संबंधित नहीं है आपका ए, एडमंड बर्ग। एडमंड बर्ग ब्रिटिश काल में एक अंग्रेजी प्रशासक थे जिसने वॉरेन हेस्टिंग्स पर महाभियोग का मुकदमा दायर किया था। अच्छा फैक्ट है। उसने हेस्टिंग्स को चूहा और नेवला इत्यादि संज्ञाओं से संबोधित किया है। क्वेश्चन 31, किसने कहा भारत की एकमात्र आशा जनता से है? उच्च वर्ग शारीरिक और नैतिक रूप से मृत हैं। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, स्वामी विवेकानंद,
ईवी रामास्वामी नायकर, महात्मा गांधी। तो जिसने कहा कि भारत की एकमात्र आशा जनता से है, उच्च वर्ग शारीरिक और नैतिक रूप से मृत हैं, वो हैं आपके स्वामी विवेकानंद। और स्वामी विवेकानंद किसके शिष्य थे? शिष्य थे आपके रामकृष्ण परमहंस के। बचपन का नाम इनका क्या था मित्रों? बचपन का नाम इनका था नरेंद्र नाथ दत्त। और 1893 में अमेरिका में शिकागो में आयोजित प्रथम विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लिए। तो कब हुआ था प्रथम विश्व धर्म सम्मेलन? 1893 में। कहाँ हुआ था? अमेरिका के शिकागो में। और किसने इनका नाम नरेंद्र नाथ से स्वामी विवेकानंद रख दिया? तो असल में इन्होंने ही रखा, लेकिन किसके सुझाव पर? खेतड़ी के राजा के सुझाव पर। और न्यूयॉर्क में वेदांत सोसाइटी का गठन भी हुआ। कब हुआ? फरवरी 1896 में। किसने किया? स्वामी विवेकानंद ने। क्यों किया? भारतीय धर्म और दर्शन के प्रचार हेतु। पेरिस के 1900 में आयोजित द्वितीय विश्व धर्म सम्मेलन में भी इन्होंने भाग लिया। इनका मानना था कि मनुष्य की सेवा ईश्वर की सेवा है। तो यह कथन को भी याद रखिए, किसके द्वारा कहा गया? मनुष्य की सेवा ईश्वर की सेवा है, स्वामी विवेकानंद। और इनकी जो प्रमुख लाइन है, इन्होंने शिक्षित समुदाय के लिए कहा, मैं ऐसे शिक्षित लोगों को दोषी मानता हूँ जो गरीब एवं भूखी जनता के पैसे से पढ़कर ही उनके ऊपर ध्यान नहीं देते हैं। इन्हीं सब कारणों से 19वीं शताब्दी में नव हिंदू जागरण का संस्थापक भी कहा जाता है। तो किसे कहा जाता है? ये स्वामी विवेकानंद को। सुभाष चंद्र बोस ने विवेकानंद को आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता कहा है। क्वेश्चन 32। बहुत सारे फैक्ट हैं। निम्नलिखित पत्रिकाओं समाचार पत्रों में से कौन सा पत्रिका समाचार पत्र डॉक्टर BR अम्बेडकर से संबंधित नहीं है? जागृति, मूक नायक, बहिष्कृत भारत, जनता। तो जो पत्र या पत्रिका समाचार पत्र BR अम्बेडकर से संबंधित नहीं है, देख लीजिए। जागृति, मूक नायक, बहिष्कृत भारत, जनता। तो जागृति। इन्होंने मूलतः 5 मराठी पत्रिकाओं का संपादन किया, जिसमें मूक नायक 1920, जनता 1930, बहिष्कृत भारत 1927, समता 1928 एवं प्रबुद्ध भारत 1954 सम्मिलित है। तो इनकी जो वर्ष है वो याद रखने की बात है। और साथ ही साथ इन्होंने बहिष्कृत हितकारिणी सभा, समता सैनिक दल, डिप्रेस्ड क्लासेस एजुकेशन सोसाइटी, ये संगठन का भी निर्माण किया। क्वेश्चन 33। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का निम्नलिखित में से कौन सदस्य नहीं था? श्रीपाद अमृत डांगे, अच्युत पटवर्धन, नरेंद्र देव, जयप्रकाश नारायण। तो याद रखिए, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के जो सदस्य थे, अच्युत पटवर्धन, नरेंद्र देव, जयप्रकाश नारायण, ये नहीं थे। कांग्रेस की गैर प्रगतिशील नीतियों से असंतुष्ट होकर जुलाई 1931 में, कब मित्रों? जुलाई 1931 में जयप्रकाश नारायण, फूलन कुमार वर्मा और अन्य लोगों ने बिहार समाजवादी दल की नींव रखी। 1933 में प्रोफेसर ब्रिजलाल के नेतृत्व में पंजाब समाजवादी दल का गठन हुआ और अंततः 1934 में बम्बई में, कहाँ पर? बम्बई में आचार्य नरेंद्र देव, जयप्रकाश नारायण ने कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना की। अन्य जो सहयोगी सदस्य थे,
अशोक मेहता, अच्युत पटवर्धन, नरेंद्र देव, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, मीनू मसानी, गंगा शरण सिंह इत्यादि। क्वेश्चन 34, निम्नलिखित में से कौन मार्क्स पूर्व समाजवादी समूह से संबंधित सदस्य नहीं था? डेनिस दिदेरो, रॉबर्ट ओवेन, चार्ल्स फूरिये, लुई ब्लां। तो जो मार्क्स पूर्व समाजवादी समूह से संबंधित सदस्य था उनको याद रखिए, रॉबर्ट ओवेन, चार्ल्स फूरिये, लुई ब्लां, ये नहीं था। फ्रांस के मशहूर दार्शनिक डेनिस दिदेरो 18वीं सदी के कला विशेषज्ञ व लेखक रहे। 1746 में दिदेरो ने अपना प्रथम लेख फिलोसफिकल थॉट्स प्रकाशित किया, जो कि एक पुस्तक के रूप में था। इसमें उन्होंने चर्च का आलोचनात्मक विश्लेषण भी किया। शेष सभी 19वीं के मार्क्स पूर्व समाजवादी समूह से संबंधित हैं। क्वेश्चन 35, निम्नलिखित में से किस कथन का लेखकीय श्रेय गलत तरीके से दिया गया है? देख लीजिए। ए, व्यक्ति को मरना चाहिए ताकि राष्ट्र जिंदा रह सके। आज मुझे मरना चाहिए ताकि भारत स्वतंत्रता और गौरव प्राप्त कर सके, सुभाष चंद्र बोस। बी, मध्य रात्रि के घंटे की दस्तक पर जब विश्व सो रहा होगा तो भारत प्रकाश और स्वतंत्रता के साथ जागेगा, जवाहरलाल नेहरू। सी, 1920 में प्रारंभ हुआ संघर्ष मर मिटने का संघर्ष है, चाहे यह एक माह या एक वर्ष या अनेक महीनों या अनेक वर्षों में समाप्त हो, चित्तरंजन दास। डी, अंतिम युद्ध शीघ्र ही प्रारंभ होगा, इसका परिणाम निर्णायक होगा, हमने इस संघर्ष में भाग लिया और हमें यह करने पर गर्व है, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु। तो जिस कथन का लेखकीय श्रेय गलत तरीके से दिया गया है वो है आपका सी, बाकी सारे सही हैं। देख लीजिए। चित्तरंजन दास कांग्रेस व महात्मा गांधी के विचारों के समर्थक थे, परंतु 1920 में उन्होंने स्वीकार किया कि इन नीतियों से स्वतंत्रता प्राप्त नहीं हो सकती। असहयोग आंदोलन की समाप्ति के पश्चात उन्होंने विधानसभाओं में प्रवेश कर ब्रिटिश सत्ता से असहयोग करने की नीति अपनाने की घोषणा की, जिसके लिए 1923 में उन्होंने स्वराज पार्टी गठित की। वे इसके प्रथम अध्यक्ष बने। कब स्वराज पार्टी बनी? 1923 में। 1920 में प्रारंभ हुआ संघर्ष मर मिटने का संघर्ष है, चाहे यह एक मास, एक वर्ष या अनेक वर्षों तक समाप्त हो। यह है गांधी, M.K. गांधी। क्वेश्चन 36, निम्नलिखित में से कौन काकोरी षड्यंत्र मामले से संबंधित नहीं था? शौकत उस्मानी, राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आजाद, अशफाकुल्ला खां। तो जो काकोरी षड्यंत्र मामले से संबंधित था उसको ध्यान रखना है, राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आजाद, अशफाकुल्ला खां। शौकत उस्मानी नहीं थे। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के क्रांतिकारियों ने सहारनपुर लखनऊ लाइन पर काकोरी 9 अगस्त 1925 8 डाउन मालगाड़ी को सफलतापूर्वक लूटा। तो तिथि याद रखिए, 9 अगस्त 1925। कौन सी मालगाड़ी? 8 डाउन मालगाड़ी। इस संबंध में 29 क्रांतिकारियों को गिरफ्तार कर काकोरी षड्यंत्र कांड में मुकदमा चलाया गया। इसमें प्रमुख रूप से राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खां, रोशन लाल,
राजेंद्र लाहिड़ी को क्रमशः गोरखपुर, फैजाबाद और नैनी तथा गोंडा में फांसी दी गई। चंद्रशेखर आजाद को आजीवन पुलिस खोजती रह गई। क्वेश्चन 37, नागालैंड की किस रानी ने गांधी जी के आह्वान पर विदेशी शासन के विरुद्ध विद्रोह किया था और उन्हें आजीवन कारावास की संज्ञा दी गई थी? रानी गैदिनलिऊ, रानी अंबिका, रानी मैतेई जगोई, रानी रोगमय। तो नागालैंड की जिस रानी ने गांधी जी के आह्वान पर विदेशी शासन के विरुद्ध विद्रोह किया और उन्हें आजीवन कारावास की संज्ञा दी गई, रानी गैदिनलिऊ। रानी गैदिनलिऊ ने भारत की स्वतंत्रता के लिए नागालैंड में क्रांतिकारी आंदोलन चलाया था। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के समान ही वीरतापूर्वक कार्य करने के लिए इन्हें नागालैंड की रानी लक्ष्मीबाई भी कहा जाता है। ये भारत की नागा आध्यात्मिक एवं राजनीतिक मैत्री थी, जिन्होंने भारत में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध विद्रोह का नेतृत्व किया। वह छापामार युद्ध और शस्त्र आंदोलन में निपुण थीं। इन्होंने विद्रोह के दौरान एक बड़ा किला बनाने का निश्चय किया, जिसमें उसके 4000 नागा साथी रह सके। इस पर काम चल ही रहा था कि 17 अप्रैल 1932 को अंग्रेजों की सेना ने अचानक आक्रमण कर दिया। गैदिनलिऊ गिरफ्तार कर ली गई। वह उन पर मुकदमा चला और आजीवन कारावास की सजा हुई। 1947 में देश के स्वतंत्र होने पर ही वह जेल से बाहर आए। जवाहरलाल नेहरू ने इन्हें नागाओं की रानी कहा। 38, किसने 100 एकड़ भूमि 1991 में विनोबा भावे को दान में दे दी, जिससे भावे भूदान आंदोलन प्रारंभ करने को प्रेरित हुए? वेदिरे रामचंद्र रेड्डी, कोंडा वेंकटराम रेड्डी, पिंगली वेंकटराम रेड्डी, नुकला रामचंद्र रेड्डी। तो जिसने 100 एकड़ भूमि 1991 में विनोबा भावे को दान में दे दी, जिससे भावे भूदान आंदोलन प्रारंभ करने को प्रेरित हुए, वो हैं वेदिरे रामचंद्र रेड्डी। 18 अप्रैल 1991 को तेलंगाना के क्षेत्र में स्थित पोचमपल्ली गांव में वेदिरे रामचंद्र रेड्डी ने 100 एकड़ भूमि को विनोबा भावे को दान में दी। इसी से प्रेरित होकर उन्होंने भूदान आंदोलन आरंभ किया, जो स्वैच्छिक भूमि सुधार आंदोलन था। विनोबा की कोशिश थी कि भूमि का पुनर्वितरण सिर्फ सरकारी कानूनों के जरिए नहीं हो, बल्कि एक आंदोलन के माध्यम से इसकी सफल कोशिश की जाए। 20वीं शताब्दी के 5वें दशक में भूदान आंदोलन को सफल बनाने के लिए विनोबा ने गांधीवादी विचारों पर चलते हुए रचनात्मक कार्यों और ट्रस्टीशिप जैसे विचारों को प्रयोग में लाया। उन्होंने सर्वोदय समाज की स्थापना की। यह रचनात्मक कार्यकर्ताओं का अखिल भारतीय संघ था। इसका उद्देश्य अहिंसात्मक तरीके से देश में सामाजिक परिवर्तन लाना था। 39, गांधी के कार्य के प्रारंभिक वर्षों के दौरान निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने उनको प्रभावित नहीं किया? चार्ल्स ब्रैडला, जॉन रस्किन, डेविड थोरो, लियो टॉल्स्टॉय। तो गांधी के कार्य के प्रारंभिक वर्षों के दौरान जिस व्यक्ति ने उनको प्रभावित किया, उनमें हैं जॉन रस्किन, डेविड थोरो और लियो टॉल्स्टॉय। ये नहीं है। गांधी जी 1893 में दक्षिण अफ्रीका गए। वहां पहुंचते ही उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों के साथ किए जाने वाले कटु व्यवहार का अनुभव किया। गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में सन 1894 ईस्वी में नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की और दक्षिण अफ्रीका के लंबे आंदोलन के दौरान कई बार जेल की यात्रा की। उन्होंने भागवत गीता,
रस्किन, डेविड थोरो, लियो टॉल्स्टॉय के ग्रंथों का गहन अध्ययन किया और उनसे प्रेरणा प्राप्त की। श्रीमद् भागवत गीता की तो उन्होंने टीका भी की। दक्षिण अफ्रीका में इंडियन ओपिनियन नामक अखबार निकाला। 1904 में फिनिक्स आश्रम की स्थापना की। 1909 में लिखित अपनी पुस्तक हिंद स्वराज में स्वराज की व्याख्या की। क्वेश्चन 40, किसने निम्नलिखित शब्द कहे थे? विश्वविद्यालय मानवतावाद, सहिष्णुता, विवेक, बुद्धि, विचारों के साहस और सत्य की खोज का प्रतीक है। यह सदैव उच्चतर लक्ष्यों की दिशा में मानव जाति के अग्रवर्ती मार्च का प्रतीक है। यदि विश्वविद्यालय अपने कर्तव्य पर्याप्त ढंग से निभाते हैं तो यह राष्ट्र और जनता के लिए शुभ है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर एस राधाकृष्णन, पंडित जवाहरलाल नेहरू, जाकिर हुसैन। तो यह कथन है आपका पंडित जवाहरलाल नेहरू। फोर्टी 41 कथन और कारण का प्रश्न है। कथन ए, इतिहासकारों को वर्तमान और अतीत में प्रचलित नैतिक विचारों के प्रति संवेदनशील होना चाहिए। सही या गलत? सही। तर्क आर, इतिहास लेखन के विरूपीकरण में जानबूझकर या बौद्धिक उपेक्षा का एक तत्व होता है जिसमें निष्कपट गलत व्याख्या या मिथ्या बोध को दूर रखा जाता है। सही, गलत? तो सही। एक्सप्लेनेशन या व्याख्या के रूप में तर्कार सही व्याख्या है या नहीं? तो नहीं। कह सकते हैं ए और आर दोनों सही हैं परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। 42 सुमेल करना है लेखक और पुस्तक। डेविड आर्नल्ड, तो डेविड आर्नल्ड की पुस्तक साइंस, टेक्नोलॉजी एंड मेडिसिन इन कॉलोनियल इंडिया। स्टैनली वॉलपॉट, गांधीज पैशन। डेविड कॉफ, ब्रिटिश ओरिएंटलिज्म एंड द बंगाल रेनेसांस। दीपेश चक्रवर्ती, प्रोविंशियलाइजिंग यूरोप, पोस्ट कॉलोनियल थॉट एंड हिस्टोरिकल डिफरेंस। फोर्टी 43 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने शीघ्र स्वतंत्र होने वाले भारत में आर्थिक विकास की नीति निर्धारित करने के लिए जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में कब राष्ट्रीय नियोजन समिति की स्थापना की थी? 1934, 1938, 1939 या फिर 1944? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने शीघ्र स्वतंत्र होने वाले भारत में आर्थिक विकास की नीति निर्धारित करने के लिए जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में जब राष्ट्रीय नियोजन समिति की स्थापना की थी वो है 1938 में। 1938 में हरिपुरा गुजरात में 91वां कांग्रेस का अधिवेशन एक गांव में हुआ। इसकी अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने की। इस अधिवेशन में राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया गया और राष्ट्रीय नियोजन समिति का अध्यक्ष किसे बनाया गया? पंडित जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया। इसी अधिवेशन में भारत की स्वतंत्रता में रजवाड़ों को भी शामिल किया गया। क्वेश्चन 44 निम्नलिखित में कौन सा एक पंचशील संधि के अंतर्गत सिद्धांत नहीं था? एक दूसरे की प्रादेशिक अखंडता और संप्रभुता का पारस्परिक आदर करना, राष्ट्रीय, प्राकृतिक,
संसाधनों को साझा न करना, एक दूसरे के आंतरिक मामलों में पारस्परिक हस्तक्षेप, शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व। तो जो एक पंचशील संधि के अंतर्गत सिद्धांत नहीं था वो है आपका बी, बाकी सारे थे। नेहरू की विदेश नीति का मूल आधार पंचशील सिद्धांत था। यह पंचशील का सिद्धांत या शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व का सिद्धांत भारत तथा तिब्बत के बीच व्यापार व परस्पर व्यवहार से संबंधित 29 अप्रैल 1954 की भारत चीन संधि में औपचारिक रूप से प्रतिपादित किया गया। यह पंचशील सिद्धांत निम्नलिखित 5 सिद्धांतों पर आधारित था, और जो तीसरा गलत था, जो सही है, एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करना। क्वेश्चन 45, लेखक और कृति सुमेल करना है। तो देख लीजिए, जूडिथ एम ब्राउन, तो गांधी प्रिजनर ऑफ होप, मुशीरुल हसन, इंडियाज पार्टीशन, प्रोसेस, स्ट्रेटजी एंड मोबिलाइजेशन, डेविड ए लॉ, ब्रिटेन एंड इंडियन नेशनलिज्म, द इम्प्रिंट ऑफ एम्बिग्यूटी, डी रोदरमंड, द फेजेज ऑफ इंडियन नेशनलिज्म। फोर्टी सिक्स, अंग्रेजों ने भारतीयों को नागरिक स्वतंत्रताएं क्यों नहीं दी? क्योंकि भारतीय इसके योग्य नहीं थे। भारत के आर्थिक शोषण के लिए, सांस्कृतिक श्रेष्ठता जताने के लिए, क्योंकि भारतीय शैक्षिक रूप से पिछड़े हुए थे। तो अंग्रेजों ने भारतीयों को नागरिक स्वतंत्रताएं नहीं दी, क्योंकि उनका मानना था कि भारतीय इसके योग्य नहीं थे। 47, निम्नलिखित में से किसमें नेहरू का विश्वास नहीं था? प्रेस की स्वतंत्रता, बोलने की स्वतंत्रता, धर्मनिरपेक्षता, आर्थिक असमानता। तो जिसमें नेहरू का विश्वास नहीं था वो है आपका डी, आर्थिक असमानता। 48, एक राष्ट्र के रूप में भारत के निर्माण के लिए भारतीय राष्ट्रवादियों ने किसको एक अनिवार्य आवश्यकता माना? आर्थिक शोषण की समाप्ति, नागरिक स्वतंत्रताओं की स्वीकृति, इसकी बहुसांस्कृतिक विविधता के संरक्षण, एक राष्ट्रीय भाषा के रूप में हिंदी का प्रचार करना। तो एक राष्ट्र के रूप में भारत के निर्माण के लिए भारतीय राष्ट्रवादियों ने जिसको एक अनिवार्य आवश्यकता माना वो है सी, इसकी बहुसांस्कृतिक विविधता के संरक्षण। 49, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस प्रकार भारतीय सांस्कृतिक आकांक्षाओं को पूरा किया? संगठन में भारतीयों के सभी वर्गों को प्रतिनिधित्व देना, संगठन में चुनाव शुरू करवाना, बहुभाषाई प्रांतों का निर्माण करना, खादी ग्रामोद्योग की पैरोकारी करना। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने जिस प्रकार भारतीय सांस्कृतिक आकांक्षाओं को पूरा किया, ए, संगठन में भारतीयों के सभी वर्गों को प्रतिनिधित्व देना। क्वेश्चन 50 और इस सीरीज का अंतिम प्रश्न मित्रों, राष्ट्रवादियों द्वारा भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस सिद्धांत की पैरोकारी नहीं की गई? विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की समृद्धि, भारत का औद्योगिकीकरण, बड़े उद्योगों की स्थापना के लिए विदेशी पूंजी को आमंत्रण, स्वदेशी पूंजीगत सामानों का निर्माण। तो राष्ट्रवादियों द्वारा भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए जिस सिद्धांत की पैरोकारी नहीं की गई वो है
बड़े उद्योगों की स्थापना के लिए विदेशी पूंजी को आमंत्रण। तो ये अंतिम प्रश्न था। बने रहने के लिए बनारसी अंचल के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। एक ही रिक्वेस्ट, प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।